नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अनोखी और डरावनी कहानियां। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। यह कहानी श्वेता की है, जो एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पूर्वज विद्वान पंडित रहे हैं और उनके यज्ञ और अनुष्ठान के किस्से गांव में प्रसिद्ध थे। लेकिन समय के साथ ये पुरानी परंपराएं लगभग लुप्त हो गईं और आज केवल नियमित पूजा पाठ तक ही सीमित रह गई हैं। तो चलिए साथ मिलकर सुनते हैं श्वेता की यह डरावनी कहानी, जिसमें एक बरगद के पेड़ के नीचे छिपा है एक रहस्य जो आज भी जिंदा है। श्वेता के दादा दादी गांव में रहते थे, जबकि श्वेता और उनका परिवार शहर में रहता था। इनके पिता के 2 भाई थे और दोनों भाई एक ही बिल्डिंग में पास पास के फ्लैट में रहते थे। श्वेता का एक भाई है जिसका नाम अर्जुन है और उनके चाचा के बच्चे हैं काजल और रोहित। इनके अलावा इनके दादा दादी ही थे जो गांव वाले घर में रहते थे। ये चारों भाई बहन कजिन्स कम और दोस्त ज्यादा थे। मतलब चारों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था और इन्हें किसी और दोस्त की जरूरत नहीं थी। ये चारों ही हमेशा साथ रहते थे। खेलना, खाना, स्कूल जाना, सब कुछ साथ में ही होता था। काजल और श्वेता में तो बस 3 महीने का फर्क था और वे बहुत अच्छी सहेलियां थी। कई बार ये अपनी दादी के घर छुट्टियों में जा चुकी थी। पहले भी वहां जाकर समय बिताया करती थी। अर्जुन और रोहित को वहां कम भेजा जाता था, क्योंकि लड़के होने के कारण काम फैलाने की शिकायत रहती थी और पढ़ाई का दबाव भी उन पर ज्यादा था। लेकिन काजल और श्वेता वहां जाकर अपनी दादी का हाथ बंटा देती थीं, इसीलिए उन्हें मना नहीं किया जाता था। इस बार ऐसा संयोग बना कि चारों भाई बहन एक साथ अपने दादा दादी के घर छुट्टियां मनाने पहुंचे। गांव पहुंचते ही चारों ने खूब मस्ती की। 5 दिन बीत गए और इन 5 दिनों में उन्होंने पूरा गांव घूम लिया, अपने पुराने दोस्तों से मिले और वहां के नहर और बागों में घूमते रहे। दिन कब बीत जाता उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक शाम की बात है, जब काजल अपने दादा के साथ घर के बाहर खटिया पर बैठी थी। गांवों में शाम को लोग अक्सर बाहर खाट लगाकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं। काजल और उनके दादाजी भी ऐसे ही बाहर बैठे थे और वो उनसे बातें कर रही थी। तो ऐसे ही ये चारों बच्चे वहीं थे। काजल अपने दादाजी के पास बैठी हुई थी। वह बोली, दादाजी, कोई भूत की कहानी सुनाओ ना। दादाजी हंसते हुए बोले, अरे मैं तुझे भूत की कहानी सुनाऊंगा, तू डर जाएगी। तभी अर्जुन, जो अपने दादा को बाबा कहता था, बोल पड़ा, अरे बाबा, इसको कोई कहानी वानी मत सुनाना, वरना रात को जब वॉशरूम जाएगी ना तो हमें पहरेदार बनाकर साथ ले जाएगी। अर्जुन की बात सुनकर दादाजी हंसने लग गए और उनकी बातें आस पड़ोस वाले भी सुन रहे थे, तो वो भी हंसने लग गए। जब सब काजल की बात पर हंसने लगे तो उसका ईगो हर्ट हो गया। उसे बुरा लगा और गुस्से में खड़ी होकर बोली, तुम सबको क्या लगता है मैं डरपोक हूं? तुम सब अभी के अभी रुको, मैं तुम्हें साबित करके दिखाती हूं कि मैं डरपोक नहीं हूं और वो काम कर सकती हूं जो तुम में से कोई भी नहीं कर सकता। इतना कहकर वो अपने घर के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगी। जैसे ही वो दौड़ने लगी, पहले तो सबने मजाक समझा और बोले, अरे बेटा रुक जा, लेकिन वह और तेज दौड़ने लगी। सबने देखा तो सब सन्न रह गए और चिल्लाने लगे, काजल रुक जा, रुक जा। उनके घर के ठीक सामने करीब 400 से 500 मीटर दूर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और वह उसी तरफ दौड़ते हुए जा रही थी। उसे दौड़ते देख दादाजी और पड़ोस के सभी लोग उसके पीछे भागने लगे। सब एक ही बात कह रहे थे, काजल रुक जा, काजल रुक जा। लेकिन काजल उनसे करीब 100 मीटर आगे जा चुकी थी। जब तक ये लोग वहां पहुंचे, तब तक काजल उस बरगद के पेड़ की लटकी हुई शाखाओं को पकड़कर झूल रही थी, जैसे झूला झूल रही हो। झूलते झूलते जब सब लोग वहां पहुंचे तो काजल हंसकर बोली, देखो मैं किसी से नहीं डरती। तुम सब इस बरगद के पेड़ के पास आने से भी डरते हो, लेकिन मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। यह साबित करता है कि मैं डरपोक नहीं हूं। उसकी इस हरकत से सबके होश उड़ गए थे, लेकिन दादाजी जब उसके पास पहुंचे तो उसे शाखा से नीचे उतारा और गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ दिया।
थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने बरगद के पेड़ की ओर हाथ जोड़कर कुछ बड़बड़ाया और फिर काजल का हाथ पकड़कर बोले, तुझे समझ में नहीं आता? मैंने मना किया था ना इस पेड़ के नीचे आने को। इतना कहकर उन्होंने काजल को वहां से बाहर खींचा और उसे आगे की ओर धक्का दिया, जा अपने भाई बहनों के पास। श्वेता उसे पकड़कर वहां से ले गई, जबकि अर्जुन और रोहित बाकी लोगों के साथ वहीं खड़े रहे। उनके गांव जो 2-3 पुरुष थे, वे उनके दादाजी के पास जाकर पूछते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कहीं वो जाग तो नहीं गया होगा? अगर वो जाग गया तो बड़ा प्रकोप आएगा। दूसरा आदमी बोला, अरे नहीं नहीं, काजल तो बच्ची है और वैसे भी वो उन्हीं की पीढ़ी की है, मेरे हिसाब से उसे माफ कर देंगे। फिर तीसरा आदमी बोला, अगर माफ कर दे तो अच्छा है, वरना तुम जानते हो पिछली बार जब वो जागे थे तो रामू और उसके भाई की मौत कैसे हुई थी। बड़ी मुश्किल से महंत जी ने उन्हें शांत किया था। हे भगवान, कुछ भी गलत ना हो। दादाजी ने सबको समझाते हुए कहा, नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बच्ची है और बच्चों की गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। देखो, उन्होंने माफ कर ही दिया है। अगर वो माफ नहीं करते तो हम यहाँ इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाते। और वैसे भी काजल उन्हीं की पीढ़ी से है, उसे माफ नहीं करेंगे तो किसे करेंगे। इतना कहकर दादाजी पीछे मुड़ते हैं। तभी रोहित खड़ा हुआ था और उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये पीढ़ी क्या है? आप क्या बात कर रहे हैं? दादाजी ने बात टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, वो क्या है ना, ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना है और यहाँ ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ के आसपास कुछ बुरी शक्तियां रहती हैं। इसीलिए शाम के वक्त इस पेड़ के पास नहीं आना चाहिए। बाकी कुछ खास नहीं है। चलो घर चलो, मैं भी आता हूँ। इतना कहकर दादाजी उन तीनों आदमियों के साथ गांव की ओर निकल गए। अब ये सब सुनकर रोहित और अर्जुन के दिमाग में खुराफात शुरू हो गई। उन्होंने दादाजी की बातों से 2 शब्द पकड़ लिए थे, रामू और उसके भाई की मौत। अब वे जानना चाहते थे कि आखिर रामू और उसके भाई की मौत क्यों हुई थी और उनकी कहानी क्या है। दोनों फटाफट घर पहुंचते हैं और श्वेता और काजल को ये सब बातें बताते हैं। काजल को तो पहले से ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। दादाजी ने जो कर दिया कर दिया। बाकी सबने मिलकर उसे शांत किया। फिर अर्जुन और रोहित ने कहा, हमें एक बहुत अजीब बात पता चली है। चलो अब पता करते हैं कि आखिर ये रामू की कहानी क्या है। फिर वो चारों आसपास के बच्चों से पूछने लगते हैं, अरे ये रामू की कहानी क्या है और इस पेड़ का राज क्या है। लेकिन कोई भी बच्चा इस बारे में बोलता ही नहीं, सब चुप हो जाते। उस रात तो उन्हें कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने एक मिशन ठान लिया था कि वे किसी भी तरह से रामू की कहानी का राज खोलेंगे। अगले दिन सुबह उठते ही वे अपने गांव के बाकी दोस्तों के पास गए और हर एक से वही सवाल पूछने लगे, यार इस पेड़ की कहानी क्या है? रामू कौन था और उसकी मौत उस पेड़ पर कैसे हुई? ये जानने के लिए जब भी कोई उनकी इस बात को सुनता, वो घबरा जाता और कहता, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमें हमारे घर वालों ने मना किया है कि इस बारे में कोई बात न करें। हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। पूरे दिन वो लोग ऐसे किसी इंसान को ढूंढते रहे जिसे इस कहानी के बारे में कुछ पता हो। आखिरकार दिन के अंत में उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम शंकर था। शंकर पास के गांव में रहता था और अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था। जब उन्होंने शंकर से पूछा, यार तुझे इस पेड़ की कहानी पता है क्या? तू तो दूसरे गांव का है, इस गांव का कोई भी हमें इस पेड़ के बारे में कुछ नहीं बता रहा। शंकर ने कहा, हाँ मुझे पता है। मैं नहीं जानता कि ये सच है या नहीं, लेकिन हमारे गांव में इस पेड़ की कहानी बहुत प्रचलित है। मैं तुम्हें बता सकता हूं। सबने उत्सुकता से कहा, यार प्लीज बता कि आखिर यहां हुआ क्या था और ये रामू कौन था, उसकी मौत कैसे हुई। शंकर ने बताया, ये जो पेड़ है ना, ये बरगद का पेड़ करीब 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है और इस पेड़ के अंदर एक ब्रह्म राक्षस का वास है। उसकी बात सुनकर रोहित बोल पड़ा, ब्रह्म राक्षस? ये ब्रह्म राक्षस क्या होता है? शंकर ने समझाया, ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जो पहले बहुत ज्ञानी पंडित होते हैं, लेकिन जब वो अपनी विद्या और सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं
तो वो ब्रह्मराक्षस की योनि में चले जाते हैं। ब्रह्मराक्षस बहुत ही खतरनाक और ताकतवर होते हैं और उन्हें वश में करना आसान नहीं होता। अगर कोई सच में उन्हें काबू कर सकता है तो वो सिर्फ हनुमान जी होते हैं। उनके अलावा दुनिया में कोई उन्हें वश में नहीं कर सकता। अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? शंकर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल होता है। तुम लोग तो शहर के हो, ये सब नहीं मानते, लेकिन जो सच्चाई है वो है। और इस पेड़ के अंदर भी ब्रह्मराक्षस का वास है। चारों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर शंकर से कहते हैं, अच्छा, ठीक है, तू आगे बता कि फिर क्या हुआ। शंकर ने बताया, ये कहानी करीब 30 से 40 साल पुरानी है। इस गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र करीब 22 साल थी। उसके साथ उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था रमेश। रमेश उससे उम्र में बड़ा था और दोनों भाइयों की बहुत गहरी बॉन्डिंग थी। मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन रामू की एक खराब आदत थी, उसे शराब पीने का बहुत शौक था। वो सुबह शाम कभी भी पीने बैठ जाता था। शंकर ने आगे बताया, तो एक दिन रामू का जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर रामू अपने दोस्तों को बुलाता और कहता, आज तो हम लोग बढ़िया खाना पीना करेंगे। तो वो लोग अपने गांव के बाहर की एक मीट शॉप पर जाते हैं, वहां से मटन खरीदते हैं और फिर शराब लेकर आते हैं। सारा सामान एक थैले में डालकर उनका प्लान होता है कि कहीं खुले में बैठकर मटन पकाएंगे, शराब पिएंगे और फिर वापस लौट आएंगे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और उसी के मुताबिक सारा सामान खरीद लिया। अब गांव के अंदर कोई ऐसी जगह तलाशने लगे जहां शांति से बैठकर अपना प्रोग्राम कर सकें और कोई उन्हें डिस्टर्ब भी न करे। उस वक्त गांव में ज्यादा मकान नहीं थे, तो वो लोग गांव से थोड़ा बाहर निकल गए, एक ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां बैठकर मजे कर सकें। तभी उनकी नजर एक बड़े बरगद के पेड़ पर पड़ी। रामू ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार, ये जगह बिल्कुल सही है। देखो कितना बड़ा बरगद का पेड़ है और छाया भी जबरदस्त है। गर्मियों का समय है तो हम इसी पेड़ की छाव में बैठेंगे और यहीं पार्टी करेंगे। रामू की बात सुनकर उसके एक दोस्त ने कहा, नहीं यार, बरगद के पेड़ के नीचे खाना पीना नहीं चाहिए। सुना है वहां पर डर रहता है। रामू हंसते हुए बोला, तू पागल हो गया है क्या? कोई डरवड़ नहीं होता। चल, आराम से बैठकर खाएंगे पिएंगे। सभी दोस्त रामू की बात पर हंस पड़े और उसके साथ साथ चलने लगे। लेकिन जब वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचे ही थे कि एक अचानक तेज हवा का झोंका उनकी तरफ आया। हवा का झोंका इतना जोरदार था कि उन्हें 3-4 कदम पीछे हटना पड़ा। सब दोस्त इस झोंके से संभलते हैं और चारों तरफ देखते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहां आसपास का एक भी पत्ता तक नहीं हिला था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें इशारा कर रही हो कि यहां से आगे मत बढ़ो, वरना तुम्हारा नुकसान हो सकता है। सबने उस झोंके को महसूस किया और डर का एहसास हुआ। जो लड़का पहले से मना कर रहा था वो तुरंत बोला, भाई, मैं कह रहा था ना, ये जगह सही नहीं है। ये जो झोंका हमने महसूस किया, कुछ गड़बड़ है। बाकी दोस्तों ने भी सहमति जताई, हाँ यार, सही कह रहा है, कहीं और चलते हैं। लेकिन रामू को ये सब मजाक लगा। उसने हंसते हुए कहा, अरे हटो यार, तुम सबके सब डरपोक हो। थोड़ी सी हवा चली और तुम लोग डर गए। लाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि कोई डरने की बात नहीं है। मुझे थैला दो, मैं जा रहा हूं वहां। रामू ने अपने दोस्त से थैला ले लिया जिसमें मटन, शराब और बाकी सारा सामान था। अब वो खुद पेड़ की तरफ बढ़ने लगा, यह साबित करने के लिए कि वहां डरने जैसा कुछ भी नहीं है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रामू थैला लेकर भागते हुए उस बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने थैला उठाया और जोर से चिल्लाया, देखो, मैं यहां आ गया हूं। तुम सब डरपोक हो, यहां कोई डर वाली बात नहीं है। इतना कहकर उसने पेड़ के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। वो पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए अपने दोस्तों को देखता और हंसते हुए कहता, तुम लोग फालतू में डर रहे हो, देखो, कुछ भी नहीं है। आओ, आओ। उसके दोस्तों ने उसे पेड़ के तने के पास जाते देखा, लेकिन फिर वो अचानक पेड़ के पीछे गायब हो गया।
इतना कहते ही उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और चारों ओर सन्नाटा पसर गया। उसके दोस्त बुरी तरह घबरा गए। रामू की आवाज आनी बंद हो गई थी और वो पेड़ के पीछे से वापस नहीं आया। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई तो दोस्तों ने चिल्लाना शुरू किया, रामू, रामू, भाई कहाँ है तू? मजाक मत कर यार। लेकिन रामू की कोई जवाब नहीं आया। काफी देर तक उसे आवाज देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो दोस्तों की हालत खराब हो गई। डर के मारे सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। उनके शरीर कांप रहे थे। उनके मन में सवाल था, कहीं रामू को कुछ हो तो नहीं गया। धीरे धीरे वो लोग पेड़ के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनकी सांसें थम गईं। पेड़ की शाखाओं के बीच में रामू लटका हुआ था और उसके गले के चारों तरफ उस बरगद के पेड़ की जटाएं लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन जटाओं से उसका गला घोंटकर उसे वहां लटका दिया हो। सबके होश उड़ गए। सब स्तब्ध खड़े थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी अचानक एक और तेज हवा का झोंका आया, वैसा ही जैसा पहले आया था। डर के मारे सभी दोस्त चीखते हुए वहां से भागे और सीधा अपने गांव की तरफ दौड़ गए। गांव पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने रामू के भाई को ये भयानक घटना बताई। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई कि रामू की लाश बरगद के पेड़ पर लटकी हुई है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सब लोग एक साथ उस पेड़ के पास पहुंचे। जिसने भी ये मंजर देखा वो हैरान रह गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों ने सबको बताया कि कैसे ये सब हुआ, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। गांव के सरपंच बोले, चलो लड़के की लाश तो नीचे उतारो। रामू का भाई फूट फूट कर रो रहा था। उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। लेकिन जैसे ही कोई उस बरगद के पेड़ पर चढ़कर रामू की लाश को उतारने की कोशिश करता, थोड़ी ही दूर चढ़ने के बाद वह आदमी वापस गिर जाता। हर किसी को ऐसा महसूस होता था कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा रही है, जैसे कोई शक्ति चाहती ही नहीं थी कि रामू की लाश उस पेड़ से उतारी जाए। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जो भी पेड़ पर चढ़ता गिर पड़ता। वहीं पर गांव के पुजारी भी खड़े हुए थे। ये सब देखकर उन्होंने लड़कों से कहा, पूरी बात बताओ कि क्या हुआ था। लड़कों ने बताया, रामू मटन और शराब का सारा सामान लेकर पेड़ के नीचे पहुंचा था। अचानक उसकी आवाज आनी बंद हो गई और फिर हमने उसे पेड़ से लटका हुआ पाया। लेकिन यहां तो कोई सामान भी नहीं है। सभी ने पेड़ के चारों ओर अच्छी तरह से देखा, पर कहीं कोई सामान नहीं मिला। तब पुजारी जी ने 4-5 लड़कों से कहा, जाओ पेड़ के चारों तरफ जाकर देखो, शायद कहीं वो सामान मिल जाए। वे लड़के पेड़ के चारों ओर देखने गए। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने बताया कि बरगद की छाया जहां तक जा रही थी, उससे करीब 30 से 40 कदम दूर एक थैला पड़ा हुआ मिला, जिसमें मटन, शराब और बाकी सामान था। पंडित जी ये सब देखकर समझ गए और गांव वालों से बोले, सब लोग इस पेड़ से दूर हो जाओ। यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, इसमें ब्राह्मण देवता का वास है। उनकी बात सुनकर गांव वाले हैरान हो गए और पंडित जी से पूछा, ब्राह्मण देवता? पंडित जी बोले, हाँ, जिस तरह से मांस और शराब दूर फेंके गए हैं और जिस तरह से इस लड़के की मृत्यु हुई है, यह साफ संकेत देता है कि यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं है। अगर यहाँ कोई बुरी आत्मा होती तो वह इस मांस और मदिरा का भोग कर चुकी होती। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सामान पेड़ की छाया से भी 40 से 50 कदम दूर गिरा है। यह इस बात का इशारा है कि इस पेड़ में ब्राह्मण देवता का वास हो सकता है, जिसे ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता है। इसके बाद पंडित जी ने अपने एक लड़के को बुलाया और कान में कहा, जाकर वह सामान उठा ला। लड़का भागता हुआ घर गया और थोड़ी देर में पंडित जी के लिए सामान लेकर आ गया। फिर पंडित जी ने सभी को पेड़ से दूर हटाया और खुद उस पेड़ के सामने बैठकर पूजा अर्चना करने लगे। पूजा के बाद उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की। पंडित जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देवता, हमें पता है कि आप इस बालक पर क्रोधित हैं। इसने जो भी गलती की है उसकी सजा आपने इसे दे ही दी है। लेकिन अब कृपा करके हमें इसकी पार्थिव देह को नीचे उतारने दें ताकि हम इसका अंतिम संस्कार कर सकें। अगर इसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी।
मैं और हम सभी गांव वाले आपसे क्षमा मांगते हैं। भविष्य में कोई भी यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करेगा। कृपया हमें इस बालक की देह को नीचे उतारने दें। यह कहने के बाद पंडित जी ने आंखें बंद की। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, रामू की लाश सीधा पेड़ से नीचे आकर गिरी, जैसे किसी ने उसे पकड़े रखा था और अचानक छोड़ दिया हो। सब लोग एकदम स्तब्ध रह गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो भी हो रहा था वह सबके सामने था। पंडित जी ने इशारा किया तो 4 लोग आगे बढ़े और रामू की लाश को उठाकर वहां से गांव की तरफ ले गए। गांव में पहुंचते ही रामू का अंतिम संस्कार किया गया। रामू की मौत ने उसके भाई रमेश को गहरा सदमा दिया, क्योंकि उसे अपने भाई से बहुत प्यार था। लेकिन रमेश को पूरा यकीन था कि रामू की मौत का असली कारण वह बरगद का पेड़ था। वह भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, उसे ये सब बातें सिर्फ दकियानूसी लगती थी। जो कुछ भी हुआ था, उसके बावजूद वह इन बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन उसके दिल में अपने भाई की मौत का बदला लेने की आग जल रही थी। बिना किसी को कुछ बताए एक रात करीब 2 बजे रमेश चुपचाप एक कुल्हाड़ी लेकर घर से निकला। उसके मन में ठान लिया था कि वह उस बरगद के पेड़ को काटकर गिरा देगा। शायद यही उसे संतोष देता कि उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे पता चला, क्योंकि रमेश तो अकेला गया था। दरअसल 3-4 दिन बाद गांव में अचानक हल्ला मच गया कि उस बरगद के पेड़ पर रमेश की लाश भी लटकी हुई है। एक ही पेड़ पर दोनों भाइयों की लाशें। गांव के सभी लोग वहां दौड़कर पहुंचे। उन्होंने देखा कि रमेश की लाश पेड़ से लटकी हुई थी और उसके ठीक नीचे एक कुल्हाड़ी पड़ी थी। पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे रमेश ने पेड़ को काटने की कोशिश की हो। मगर ऐसा लग रहा था कि वह कुल्हाड़ी सिर्फ एक बार चलाई गई थी, उसके बाद कुल्हाड़ी नीचे गिर गई और रमेश पेड़ से लटक गया था। उसकी लाश 3-4 दिन से वहीं लटकी हुई थी। जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ और सबकी आंखों के सामने रमेश की लाश उस बरगद के पेड़ से नीचे गिरी, तो सब समझ गए थे कि पहले छोटे भाई ने और फिर बड़े भाई ने ब्रह्मा राक्षस को नाराज कर दिया है। अब इसका प्रकोप पूरे गांव पर आना तय था। उस दिन के बाद किसी भी गांव वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस बरगद के पेड़ के पास भी भटके। लेकिन गांव के पुजारी जी को पता था कि अगर ब्रह्मा राक्षस एक बार क्रोधित हो गया है तो वह यूं ही शांत नहीं बैठेगा। इसका असर पूरे गांव पर पड़ेगा और गांव को इस पाप का पश्चाताप करना पड़ेगा। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, तुम लोग ये मत सोचो कि वो सिर्फ उस बरगद के पेड़ तक सीमित रहेगा। अगर वो नाराज हो गया है तो हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें किसी भी तरह से ब्रह्मा राक्षस को शांत करना होगा, नहीं तो इसके बुरे परिणाम हम सब झेलेंगे। पुजारी की बात सुनकर गांव वालों ने सहमति जताई। फिर पुजारी जी ने अपने जानकार महंत जी को बुलाने का फैसला किया, जो उनके गांव से 3-4 गांव दूर रहते थे और जिन्हें कई सिद्धियां प्राप्त थी। महंत जी को गांव में बुलाया गया और उन्होंने उस बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ी यज्ञ और पूजा का आयोजन किया। इस यज्ञ में सिर्फ महंत, उनके शिष्य और मंदिर के पुजारी ही शामिल थे। पूजा और अनुष्ठान के बाद महंत जी ने गांव वालों को बताया, अब ब्राह्मण देवता शांत हो गए हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी, कोई भी इस पेड़ के नीचे कभी मदिरा या मांस लेकर ना आए और जितना हो सके इस पेड़ से दूर ही रहें। तब से लेकर आज तक गांव के लोग किसी को भी उस बरगद के पेड़ के आसपास जाने नहीं देते। जो भी इस कहानी को जानता है वह वहां जाने से कतराता है। यह सब मैंने तुमको बताया क्योंकि यही हमारे गांव में लोग कहते हैं, वह लड़का कहता है। उसकी बात सुनकर बाकी सभी उसे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोई और उन्हें ये बात बताने को तैयार नहीं था। फिर वे सब अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं। थोड़ा दूर चलते ही अर्जुन बोलता है, यार ये रामकरण बाबूजी तो हमारे ही दादा परदादा के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जो ब्रह्मा राक्षस उस पेड़ में रहते हैं वो हमारे पूर्वज हैं। काजल हंसते हुए बोलती है, अरे यार ये कैसे हो सकता है। अर्जुन भी हंसकर कहता है, हाँ यार ये तो कोई बनाई हुई कहानी लगती है। और तुझे पता है ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा का मतलब होता है भ्रम यानी इल्यूजन। इसके नाम में ही भ्रम है, ब्रह्मा राक्षस। काजल ने कहा, अरे
ऐसी कोई चीज नहीं होती यार। इसी ब्रह्मा राक्षस की वजह से और इसी पेड़ की वजह से मुझे गाल पर थप्पड़ पड़ा था। अब मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी कि ये कहानी झूठी है। यहाँ कोई ब्रह्मा राक्षस नहीं है। इस बात से इन चारों में एक अलग ही लेवल का जोश आ गया। सबने तय कर लिया कि वो इस कहानी की सच्चाई पता करके रहेंगे। रात को खाना खा पी कर सब छत पर लेटे थे। वे अक्सर छत पर ही सोया करते थे। आपस में बातें कर रहे थे, जैसे दिन में तय किया था कि रात को पेड़ के पास जाएंगे। सब बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि घर वाले सो जाएं। अभी रात के करीब 9 बजे थे। थोड़ी देर में, यानी 1-1.5 घंटे बाद सारे घर वाले सो गए। इन चारों ने तय किया था कि 12 बजे के बाद वहां जाएंगे, जब पूरा गांव सो चुका होगा। रात करीब 12 से 1 बजे का वक्त होगा जब वे उस पेड़ के पास जाएंगे। रोहित ने कहा, यार मुझे तो इतनी हिम्मत नहीं कि रात को 1 बजे उठकर उस पेड़ के पास चला जाऊं। पर ये चारों निकले। जैसे ही घर से पांव बाहर रखे, श्वेता ने उन्हें मना किया। श्वेता बोल रही थी, रात को क्यों जाना? छोड़ो ना, क्या जरूरत है वहां जाने की? अगर वहां सच में कुछ हुआ तो? रोहित ने जवाब दिया, यार ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज पूरे गांव को डरा के रखी है, उसका खुलासा करना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग हमेशा इस अंधविश्वास में जीते रहेंगे कि उस पेड़ में कोई ब्रह्मा राक्षस है। तू भी पढ़ी लिखी है, तू तो समझती है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। आज हम ये साबित करके ही रहेंगे। काजल भी हामी भरते हुए बोली, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो पिछले बार वहां गई थी, सब लोग कैसे घबरा गए थे। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आज भी हम जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ना चाहते हुए भी श्वेता को उनके साथ जाना पड़ा। करीब 1 बजे के आसपास ये सब उस पेड़ के पास पहुंचे। वो पेड़ बहुत विशाल था, चारों तरफ काई लगी हुई थी और पेड़ के नीचे घना अंधेरा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसके पास भी गए तो अंधेरा उन्हें अंदर खींच लेगा। श्वेता अचानक रुक गई और बोली, यार छोड़ो ना, देखो कितना अंधेरा है, वापस चलते हैं। कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही काजल सीधा आगे बढ़ गई और उस पेड़ के पास जाकर उल्टा सीधा बोलने लगी। उसने कहा, ओ ब्रह्मा राक्षस, कहाँ है तू? बाहर निकल। इस पेड़ के अंदर चुपचाप बैठा है। तेरी वजह से आज शाम को मुझे सबके सामने मार पड़ी और तूने पूरे गांव को डरा कर रखा है। आ मेरे सामने, अगर यहाँ पर कोई है तो अपनी हिम्मत दिखा। काजल की ये बातें सुनकर अर्जुन और रोहित हंसने लगे। लेकिन अगर किसी को सबसे ज्यादा डर लग रहा था तो वो थी श्वेता। उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। श्वेता सबको कहने लगी, चलो बहुत हो गया, अब वापस चलते हैं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रोहित और अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, हम इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। आज की रात तो हम यहीं गुजारेंगे। हम भी देखते हैं कि यहाँ पर कौन आता है। उन्हीं बातों के बीच अचानक से उस पेड़ के ऊपर जो पक्षी सो रहे थे वो एक साथ उड़ने लगे। 400 से 500 पक्षियों के एक साथ उड़ने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी और उसकी आवाज सुनकर चारों के चारों सिहर गए। जब वो अपने सेंस में आए तो अर्जुन बोला, शायद हमने कुछ ज्यादा ही तेज बोल दिया था, इसलिए सारे पक्षी उड़ गए। लेकिन श्वेता का कहना था, नहीं, हमारी आवाज से ये सब नहीं हुआ है, उसे ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। श्वेता गुस्से में बोली, तुम लोगों को मैं कब से बोल रही हूं कि हमें घर वापस चलना है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस बार उनमें से कोई भी उसकी बात को रजिस्ट नहीं कर पाया। जैसे ही उसने बोला, वो घूमकर अपने घर की तरफ निकलने लगे। सबको अपने कानों में अपने अपने नाम की आवाज सुनाई दी। श्वेता, रोहित, अर्जुन, काजल, सबको सिर्फ अपना नाम सुनाई दिया, किसी और का नाम नहीं। जैसे ही उनके कानों में आवाज आई, सब एक दूसरे को देखने लगे और पता नहीं उन्हें क्या हुआ, सब भागने लगे। सबसे आगे श्वेता भाग रही थी, उसके पीछे रोहित और फिर अर्जुन थे। लेकिन काजल जो थी वो पेड़ के पास थी। जैसे ही वो भागने लगी, वो पेड़ की जड़ में फंस गई।
पुराने पेड़ की जड़ें निकली हुई होती हैं और वो वहीं गिर गई। उसके गिरने की आवाज किसी ने नहीं सुनी और सब बस भागते रहे। घर पहुंचकर वो तीनों देखते हैं कि काजल वहां पर नहीं थी। काजल पीछे ही छूट गई थी। वो तीनों काजल के बारे में सोच रहे थे कि वो कहाँ रह गई है। अचानक श्वेता रोने लगती है। तुम लोग काजल को छोड़कर आ गए हो, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। वो सब बोलते हैं शांत रह, कुछ नहीं होगा, हम वापस जाते हैं, काजल को लेकर आते हैं। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तभी सामने से काजल गुस्से में आती है। वो कहती है तुम लोग मुझे वहीं पर छोड़कर आ गए, तुम लोगों को पता नहीं चला कि मैं गिर गई थी। रोहित और अर्जुन कहते हैं यार हमें तो बिल्कुल नहीं पता चला, हमें कोई आवाज नहीं आई कि तू गिरी है। काजल फिर बोलती है तुम लोग मुझे ऐसे कैसे छोड़कर आ गए हो। रोहित कहता है अच्छा सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें तेरे गिरने की आवाज नहीं आई थी। तू ठीक तो है ना। काजल कहती है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं और कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम सब लोग एकदम डर के वहां से भागे क्यों। अर्जुन कहता है चल छोड़ यार, पता नहीं वहां कुछ है या नहीं, हम लोग चल के सोते हैं। श्वेता भी कहती है ठीक है, जो भी बात है सुबह करेंगे। फिर चारों वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी श्वेता नोटिस करती है कि काजल सोने जाने से पहले पानी की टंकी के पास बैठकर अपने हाथ पैर धो रही है। पुराने लोग ऐसा करते हैं और वो पूरा हाथ धोने के बाद लोटे में हाथ डालकर फिर से हाथ और दोनों पैर धोती है। फिर हाथ जोड़कर वो खड़ी होती है। श्वेता को उसका बिहेवियर अजीब सा लगता है। उसे लगता है ये ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है शायद गिरी थी, उसकी वजह से उसे मिट्टी लग गई होगी और वो हाथ पैर धो रही है। खैर वो लोग ऊपर जाकर चुपचाप सो जाते हैं। अगले 4-5 दिन बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, या फिर कुछ हो रहा था लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। जो कुछ भी हो रहा था वो सबके सोने के बाद ही होता था। 4-5 दिन बाद की एक रात चारों फिर से सो रहे थे। घर वालों को कुछ भी भनक नहीं थी कि क्या हुआ है। तभी श्वेता की आंख खुलती है। उसे पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहा रहा हो। रात का टाइम था तो उसे लगा कि शायद उसकी दादी जाग गई होगी, क्योंकि सुबह सुबह वो जल्दी नहाती है। फिर उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त करीब 4 बज रहे थे। उसे लगा 4 बजे दादी उठकर नहा रही हैं, ठंड की वजह से उसकी तबीयत खराब तो नहीं हो जाएगी, मतलब था गर्मियों का टाइम, लेकिन फिर भी 4 बजे नहाना नॉर्मल तो नहीं था। वो उठकर जाकर देखती है। इनके घर में असल में कोई बाथरूम नहीं था। घर के फ्रंट साइड पर जेंट्स नहाते थे और पीछे वाले साइड पर एक कवर्ड पार्ट था जो ऊपर से खुला रहता था और सिर्फ दीवार टाइप के लकड़ी के बने होते थे, वहीं लेडीज नहाती थी। वहां जाकर उसने देखा तो देखकर वो बिल्कुल सन्न रह गई। वहां पर काजल नहा रही थी। उसने पीछे देखा तो काजल अपनी जगह पर नहीं थी। वो चुपचाप छुपकर उसे देखने लगी। थोड़ी देर बाद काजल नहाकर अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे उस बरगद के पेड़ की तरफ जाती है। श्वेता को कुछ समझ में नहीं आता। उनकी छत से वो बरगद का पेड़ साफ साफ दिखाई देता था। वो छत के कोने पर जाकर देखती है तो काजल बिल्कुल सीधी चलकर उस पेड़ की तरफ बढ़ रही है। श्वेता भी दबे पांव नीचे उतरती है और उसके पीछे पीछे चल देती है ताकि काजल को पता न चले। वहां जाकर वो देखती है कि काजल उस पेड़ के सामने बैठ गई है। जैसे कोई योगी ध्यान लगाता है, वो बैठकर संस्कृत में कुछ मंत्र पढ़ रही है। ये देखकर श्वेता बिल्कुल सन्न रह जाती है और चुपचाप वापस आकर अपनी जगह पर सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि काजल अपनी जगह पर सोई हुई थी, लेकिन अब उसने काजल पर ध्यान रखना शुरू कर दिया था। वो उठती है और देखती है कि काजल उठने के बाद सीधा मंदिर वाले कक्ष में जाती है। फिर से एक बार स्नान करती है और मंदिर में जाकर पूजा पाठ शुरू करती है। उस वक्त तक उसके दादा दादी खेत पर जा चुके थे और घर में सिर्फ श्वेता और काजल ही थी। अर्जुन और रोहित बाहर गए हुए थे। श्वेता देखती है कि काजल बैठी हुई है और किसी ज्ञानी पंडित की तरह पूजा का सामान जमाकर संस्कृत के श्लोकों से पूजा कर रही है।
जो श्लोक वो उच्चारण कर रही थी वो इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि थोड़ी देर में वो बिल्कुल जैसे दुनिया से खो गई हो। पूजा खत्म होने के बाद काजल ने पहले ही श्वेता को देख लिया था। वो छुप गई थी और जैसे ही वो छुपी, काजल ने उसे मर्दानी आवाज में कहा, चुप मत, इधर आओ, ये लो प्रसाद। श्वेता घबरा जाती है और चुपचाप प्रसाद ले लेती है। इतने देर में उनके दादा दादी जो सुबह खेत पर गए थे वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद काजल पूजा घर से उठती है और सीधे रसोई में जाती है। रसोई में जाकर वो लहसुन और प्याज उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। फिर से वही मर्दानी आवाज में बोलती है, इतने भ्रष्ट हो चुके हो तुम लोग, परंपरा का निर्वाह नहीं कर सकते? तुम्हारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए क्या तुम इनका पालन तक नहीं कर सकते? इतने भ्रष्ट हो गए कि घर के अंदर लहसुन प्याज खाना शुरू कर दिया है। कल के बाद तो तुम लोग मां समदिरा भी इस घर में लाना शुरू कर दोगे। उनकी ये आवाज और ये टोन सुनकर सब एकदम स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। इतना कहने के बाद काजल वहीं आंगन में गुस्से के साथ बैठ गई। उसकी दादी वहां भागती हुई आती हैं और पूछती हैं, काजल बेटा क्या हुआ? लेकिन काजल किसी को जवाब नहीं दे रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वो सिर्फ एक ही तरफ देखे जा रही थी। उसकी दादी को भी गुस्सा आ जाता है और वो काजल पर चिल्लाने लगती है, ये क्या बदतमीजी है? तू क्या कर रही है? क्या बोल रही है? लेकिन काजल एकटक अपनी दादी को गुस्से से देखती रहती है और उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। दादी की तेज आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और उसके दादाजी भी वहां आते हैं। वो देखते हैं कि ना सिर्फ घर वाले बल्कि पड़ोसी भी वहां आ गए हैं। सबको समझ में नहीं आ रहा कि इतनी चिल्लाहट क्यों हो रही है। जब सब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि काजल बीच में बैठी हुई है और पूरा परिवार सामने खड़ा है। उसके दादाजी भी उसे 2-3 बार आवाज देते हैं, लेकिन काजल उनकी तरफ देखती है और उतने ही गुस्से से आंखें बाहर निकालकर उन्हें घूरती रहती है, जैसे वो उन्हें डांटना चाह रही हो, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालती। 2-3 बार बुलाने के बाद उसके दादाजी समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो पड़ोसियों से कहते हैं, आप लोग सब घर जाइए, हम लोग देख लेंगे। हो सकता है इसकी तबीयत ठीक न हो। जबरदस्ती सबको वहां से भेजकर अब सिर्फ घर वाले ही रह जाते हैं। इसके बाद दादाजी काजल के पास जाते हैं, उसके आगे हाथ जोड़कर बैठते हैं और बोलते हैं, हे ब्राह्मण देव, कृपा करें। अगर इस बच्ची से या मुझसे या उस गांव से कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया माफ करें, लेकिन आप इस बच्ची को इस तरह से परेशान मत करें। यह सुनकर काजल की आंखें और लाल हो जाती हैं और वो अपने शरीर को अजीब सा मोड़ने लगती है। जैसे वो मुड़ रही थी उससे और तकलीफ हो रही थी। उसे तकलीफ में देखकर दादाजी फिर से बोलते हैं, ऐसा न करें ब्राह्मण देव, छोटी सी बच्ची है, इससे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे माफ करें, इस बच्ची को माफ करें। जैसे जैसे वो उनसे माफी मांगते रहते हैं, काजल के शरीर में और ज्यादा हरकतें बढ़ती जा रही थी। उसकी तकलीफ और बढ़ती जा रही थी। करीबन आधे घंटे तक उसके दादाजी हाथ जोड़कर सिर्फ माफी मांगते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना ज्यादा वो माफी मांग रहे थे उतनी ही काजल की तबीयत खराब होती जा रही थी। आखिर में एकदम से काजल बहुत तेज चिल्लाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद दादाजी सबको इशारा करते हैं कि काजल को अंदर ले जाना है और खुद गांव के अंदर चले जाते हैं। गांव के मंदिर में जो पुजारी और महंत थे उनसे बातचीत करके सब वापस घर लौटते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि काजल होश में आ गई है। जैसे ही वो पूरी तरह होश में आती है, उसे लेकर सब लोग गांव के मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। मंदिर में पहले से ही सारी तैयारियां हो चुकी थी। वहां एक अनुष्ठान की तैयारी की गई थी, जिसमें जितने भी पंडित थे वो बैठकर अनुष्ठान करने वाले थे, ताकि जो ब्रह्मा राक्षस है वो काजल के शरीर को छोड़ दे। जैसे ही काजल मंदिर पहुंचती है, उसे इतनी खुशी होती है कि वो चहकते हुए सबका हाथ छुड़ाकर सीधे मंदिर के अंदर चली जाती है। आमतौर पर जब कोई एंटिटी मंदिर में जाती है तो वो घबराती है, लेकिन काजल हंसते खेलते हुए मंदिर के अंदर पहुंची। सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं, वो तो हवन कुंड के सामने जाकर बैठ गई। वो जो हवन सामग्री का कटोरा होता है
जिसे राजस्थान में परात कहते हैं, उसे लेकर वो वहां पर बैठ गई और अनुष्ठान में आहुति देने लगी। संस्कृत के श्लोकों के साथ बाकी सभी पंडितों के साथ वो भी श्लोक पढ़ने लगी। जिस स्पष्टता से और जिस क्लैरिटी से वो संस्कृत के श्लोक पढ़ रही थी, उसे देखकर आसपास के पंडित भी शर्माने लगे। जब कोई पंडित श्लोक पढ़ने में गलती करता तो काजल उसकी तरफ आंख निकालती, और वो आंख निकालते ही पंडित थोड़ा पीछे हट जाता। इस तरह से एक एक करके वहां बैठे सभी पंडित उठ गए। काजल जिन श्लोकों का उच्चारण कर रही थी, वो श्लोक तो इन पंडितों ने कभी सुने भी नहीं थे। ये सब देखकर काजल के दादाजी बोले, महाराज, हमें इस मुसीबत से बचाइए। ये सब क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा, मुसीबत से बचाइए? आप देख नहीं रहे हैं? हम में से यहां ऐसा एक भी पंडित नहीं है जिनको काजल के एक अंश के बराबर ज्ञान हो। जिन श्लोकों का ज्ञान और जो सिद्धियां काजल को प्राप्त हैं, हम में से किसी एक को इसका एक अंश भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, हम में से कोई इसका सामना कर पाएगा? ये हमारे बस की बात नहीं है। बिल्कुल होपलेस होकर उनके दादाजी वहीं खड़े थे। थोड़ी देर में काजल यज्ञ खत्म करती है और आकर अपने दादाजी के पास खड़ी हो जाती है। उसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं और उसके दादाजी भी अपने घर आ जाते हैं। दादाजी को ये बात अच्छे से पता थी कि ब्रह्मा राक्षस तब तक नहीं आता जब तक कि उसे उकसाया न जाए, और एक बार अगर वो आ गया तो फिर अपनी मर्जी से ही वो जा सकता है, कोई और नहीं। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर के सारे लोग और आसपास के लोग भी मौजूद हैं। अपने दादाजी के साथ जब काजल घर पर पहुंचती है तो घर के अंदर कदम रखते ही अपने तीनों भाई बहनों की तरफ देखती है और बोलती है, क्यों, तुम लोग मुझसे मिलना चाहते थे ना? लो, मैं आ गई हूं यहां पर। अब आओ, मुझसे मिलो। अब तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? तुमने जो किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस एक बार मेरी साधना खत्म होने दो। इतना कहकर काजल सबका मुंह देखने लगती है। जब वह बाबा की तरफ देखती है तो वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। जाकर अपने एक कमरे में पलंग पर लेट जाती है। काजल को ऐसा देखकर अर्जुन अपने बाबा से पूछता है, इसको क्या हुआ? उसके बाबा बताते हैं, काजल के ऊपर एक ब्रह्मा राक्षस का साया आ चुका है। ये ब्रह्मा राक्षस हमारे गांव में उस बरगद के पेड़ के अंदर रहता है। ये कई सालों से यहीं पर रह रहे हैं और ये कोई और नहीं, हमारे ही पूर्वज हैं। लेकिन पता नहीं, शायद काजल उस दिन उस पेड़ के नीचे गई थी, इस वजह से वो नाराज होकर आ गए हैं। वरना आज तक उन्होंने सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचाया है जिन्होंने वहां जाकर उन्हें छेड़ा है या उकसाया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बच्चे के ऊपर इनका प्रकोप आया हो। ये सब सुनकर रोहित बोलता है, ये सब हमारी गलती से हुआ है, जिसकी वजह से आज काजल इतनी परेशान है। उसकी बात सुनकर शक की निगाहों से बाबास देखते हैं और पूछते हैं, तुम्हारी गलती कैसी? मतलब? तो रोहित उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे वो रात के टाइम पर चारों लोग वहां पहुंचे थे। उनकी बात सुनते ही बाबाजी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो दोनों को पकड़कर थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, तुमको समझ में नहीं आता है? जब तुम्हें मना किया गया था कि कहीं भी नहीं जाना है और बरगद के पेड़ के पास तो बिल्कुल नहीं जाना है, तुम लोग साले गधे रात को 1 बजे वहां पर गए हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत को अपने घर में बुला लिया है, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरे गांव को कष्ट झेलना पड़ेगा। यह बात सुनते ही उनकी दादी माथा पकड़कर रोने लग जाती हैं। पड़ोस का एक आदमी बोलता है, तुम लोगों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? ब्रह्मा राक्षस को आज तक किसी ने नहीं जगाया और जिसने भी जगाया है उसकी मौत ही हुई है। इस गलती के साथ तुमने जो गलती की, इस गलती का खामियाजा पूरे गांव को झेलना पड़ेगा, और अब तो शायद ही कोई काजल को बचा सकता है। यह सब सुनकर काजल के दादा, जो बाबा थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो बड़े हेल्पलेस फील कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना है। वो सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें एक बात याद आती है। उन्हें याद आता है कि उनके दादाजी नियमित रूप से पूजा पाठ किया करते थे और उनके पिताजी, मतलब इनके परदादाजी,
वो भी प्रॉपर उनके एंसेट से सीखी हुई चीजें थे। उनका एक बक्सा था और अगर उन्हें कुछ उम्मीद थी तो बस उसी बक्से से थी। वो रोहित को बोलते हैं, मेरे साथ चल, और फिर एक कमरे में जाकर एक पुराना सा बक्सा उतारते हैं। उसका ताला खोलते हैं और जब खोलने के बाद अंदर देखते हैं तो वहां बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। वो किताबों को इधर उधर करते हैं और तब जाकर उन्हें वहां पर एक किताब मिलती है जिसमें ब्रह्मा राक्षस के बारे में जानकारी थी, लेकिन उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ यंत्र बने हुए थे। ये यंत्र उनकी समझ से परे थे क्योंकि उन्हें इनमें से कुछ भी नहीं आता था। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो काजल थी उसे संस्कृत नहीं आती थी। आप में से आज जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से भी शायद 80 से 90% लोगों को संस्कृत नहीं आती या बोलना नहीं आता। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जिस काजल को संस्कृत नहीं आती थी वो संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण कर रही थी, और इसके जो बाबा थे उन्हें भी संस्कृत नहीं आती थी। जो थोड़ा बहुत था वो भी संस्कृत में लिखा हुआ था, बाकी जो कुछ था वो यंत्र थे। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर तो उन्हें एक ही चीज नजर आई कि अगर इसका कोई इलाज बता सकता है तो वो महंत जी के पोते हैं या उनके भी पड़ पोते हैं। ये वही महंत जी हैं जिन्होंने पहली बार इस बरगद के पेड़ में इस ब्रह्मा राक्षस को वापस स्थापित किया था जब रामू और उसके भाई की मौत हुई थी। वो रोहित से बोलते हैं, तू मेरे साथ चल। उसे लेकर वो गांव के 2-3 गांव आगे जाते हैं जहां वो महंत जी रहते थे। वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत ही उम्रदराज, करीब 90 या उससे भी ज्यादा साल के बूढ़े महंत जी बैठे हुए हैं। वो पहले ये सब काम किया करते थे, भूत पिशाच हटाना और बाकी लोगों की मदद करना, लेकिन अब उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी। सब काम उन्होंने छोड़ दिया था, यहां तक कि उनकी उम्र के साथ उनके दांत भी गिर चुके थे। तो ये उनके पास पहुंचते हैं, प्रणाम कर कर उन्हें सारी बातें बताते हैं और फिर ये किताब दिखाते हैं। इस किताब को देखकर वो महंत जी ज्यादा कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक ही बात कहते हैं, कामाख्या। इनके बाबा इस बात को समझ चुके थे। महंत जी क्या कहना चाहते हैं ये जानने के बाद वो इजाजत लेकर वापस अपने घर पहुंचते हैं। बिना वक्त गवाए सब लोग कामाख्या मंदिर जाने की तैयारी करते हैं। जब ये लोग कामाख्या मंदिर पहुंचते हैं तो काजल के चेहरे पर एक अलग ही खुशी छलक रही होती है, जैसे वो यहाँ पर कब से आना चाहती थी। वो सबको पीछे छोड़कर मंदिर के प्रांगण के अंदर इधर उधर घूम रही होती है और चीजों को निहार रही होती है। बाबा फटाफट से वहां पर जो सबसे बड़े महंत होते हैं उनके पास जाकर उनसे विनती करते हैं, मदद मांगते हैं। पहले तो वो मना कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ सोचकर हाँ कर देते हैं। फिर वहां पर एक अनुष्ठान की तैयारी होती है। उसके बाद वो काजल को बुलाकर मंदिर प्रांगण में बिठाते हैं और थोड़ी देर के बाद पूजा करके बातचीत करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आपने इस छोटी बच्ची को क्यों पकड़ रखा है? आप इसे क्यों यातनाएं दे रहे हैं? जितना मुझे बताया गया है आप ही इसके पूर्वज हैं। आप अपने ही बच्चों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? उधर से काजल बहुत ही भारी आवाज में बोलती है, जब मेरा परिवार इतना अशिष्ट और बेशर्म हो जाएगा तो उन्हें सजा तो देनी ही पड़ेगी। इस लड़की ने मुझे एक बार परेशान किया तो मैंने इसे क्षमा कर दिया, लेकिन ये फिर दोबारा आई और मुझे ललकार रही थी, अपशब्द बोल रही थी। इन्हें अपने पूर्वजों को अपशब्द बोलना शोभा देता है? शायद इन्हें ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं। अब इन्हें वास्तविकता का ज्ञान तो मैं करवाकर ही रहूंगा, और सजा सिर्फ इसको नहीं इन सबको मिलेगी, क्योंकि ये चारों के चारों वहां एक साथ उपस्थित थे। जब ये मेरा अपमान कर रही थी तब सब इसका साथ दे रहे थे। उनकी बात सुनकर महेंद्र जी बोलते हैं, महाराज, बच्ची है, उससे गलती हो गई है। आजकल के बच्चे यह समझते नहीं। इनको कितना भी मना कर दो लेकिन ये मानते नहीं हैं। आप कृपया करके क्षमा कर दीजिए। उधर इनके बाबा भी हाथ जोड़कर रो रहे थे और बस उनकी तरफ देखकर उनसे क्षमा ही मांग रहे थे। फिर वो महाराज बोलते हैं, ब्राह्मण देव, इन्हें आप माफ कर दीजिए। पूरा परिवार प्रायश्चित करेगा और आज के बाद ये सात्विक व्यवहार करेंगे। आप जैसा बताएंगे हर तरह के नियम का पालन करेंगे। आप इस बच्ची को क्षमा कर दीजिए।
बहुत देर मंत्र जाप और आपस में वार्तालाप के बाद कहीं जाकर वो मानते हैं और कहते हैं, ठीक है, मुझे 5 दिन का अनुष्ठान चाहिए। यहाँ पर तुम्हें 5 दिन का अनुष्ठान करना होगा। मुझे इस मंदिर में ही कहीं पर स्थापित कर दो और मेरे परिवार से कहो कि अपने पूर्वजों के जो नियम हैं, उनका अच्छी तरीके से निर्वाह करें और कभी भी उनका अपमान ना करें। उसके बाद अगले 5 दिनों तक लगातार एक अनुष्ठान होता है, जिसमें उस मंदिर के कई पहुंचे हुए महंत बैठे हुए पूजा कर रहे थे और उन्हीं के साथ साथ काजल भी पूजा कर रही थी। जब वो श्लोक पढ़ना शुरू करती थी तो वातावरण ऐसा मंत्रमुग्ध कर देती थी उसकी आवाज से कि सभी लोग चुप होकर बस उसे सुनते रहते थे। 5वें दिन एक क्रिया की गई जिसके बारे में श्वेता को ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि उन्हें वहां रहना नहीं था। लेकिन उसके बाद काजल बिल्कुल ठीक हो गई और शायद वो जो ब्रह्मा राक्षस थे उन्हें कामाख्या मंदिर में ही कहीं स्थान दे दिया गया। इसके बाद सब लोग वापस घर पहुंचे। घर पहुंचकर सबने हवन करवाया और जो पितृ शांति होती है उसका पाठ करवाया। तब जाकर घर के अंदर शांति रही और काजल पूरी तरह से ठीक हो गई। उसके बाद पूरे परिवार ने पूजा पाठ शुरू कर दिया और जैसा उन्होंने कहा था, लहसुन प्याज वगैरह खाना उन्होंने बंद कर दिया। जो इनके परिवार की परंपरा थी उसका निर्वाह किया। तब जाकर काजल शक्तिशाली ब्रह्मा राक्षस से मुक्त हो पाई। अगर वो ब्रह्मा राक्षस शांत नहीं होता तो पूरे परिवार और गांव को तहस-नहस कर सकता था। तो इस तरह से कुछ बच्चों का एडवेंचर, उनकी क्यूरियोसिटी और पैरानॉर्मल चीजों को एक्सप्लोर करने की जो टेंडेंसी थी, इसके चलते काजल को यह सब सहना पड़ा। क्योंकि काजल ही सबसे पहले वहां भाग कर गई थी जब गांव वालों ने साफ साफ मना किया था कि वो वहां नहीं जाना। उस नियम को छोड़कर वो वहां गई थी और इसकी सजा उसे मिली। इसी के साथ साथ उन्हें पता चला कि इस दुनिया में कई ऐसी शक्तियां हैं जिनके बारे में वो लोग नहीं जानते। उन्हें एक बैक स्टोरी भी पता चली कि कैसे इन गांव वालों को पता चला था कि उस पेड़ के अंदर एक ब्रह्मा राक्षस रहता था और किस तरह से उसे शांत करके कामाख्या मंदिर के अंदर स्थापित करवाया गया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।